ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं नमः। मेरा यह जीवन राष्ट्र के लिए है। पतंजलि योगपीठ के भारत स्वाभिमान के एक कार्यकर्ता को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने इस मंत्र को केवल मात्र स्मरण ही नहीं करवाया, यज्ञ में इसकी आहुतियां ही नहीं दिलवाई, परंतु एक प्रेरणा, एक भाव पैदा किया कि हमारा यह जीवन राष्ट्र के लिए है। ये भारत राष्ट्र, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये भारत राष्ट्र जिसका इतिहास सूर्य जितना तेजस्वी है, समुद्र जैसा विशाल और आकाश जैसा विराट जिसका इतिहास है, आज हम उसकी बात करेंगे। भारत का ज्ञान, विज्ञान और स्वाभिमान, आज उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भारत सरकार तो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, एक नहीं पूरे वर्ष के एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार ज्ञापित करता हूं। उन्होंने इस स्वाधीनता दिवस के 75वें वर्ष में 75 सप्ताह पूर्व दांडी यात्रा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। 75 सप्ताह पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम में हमने अपनी भागीदारी, हम देखते हैं किस प्रकार दांडी यात्रा की स्मृति को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को आगे बढ़ाया और आत्मनिर्भर भारत की बात की। मैं उसकी चर्चा आने वाले अगले एपिसोड में आपके साथ साझा करूंगा, परंतु आज जो मैं आपके साथ चर्चा रखना चाह रहा हूं वह 15 अगस्त भारत की स्वाधीनता दिवस के निमित्त है। भारत की स्वाधीनता की बात आएगी तो भारत की गुलामी की बात आएगी। भारत की गुलामी की बात आएगी तो दो बड़े दंश हमें दिखाई देंगे, एक मुगलों के द्वारा दी गई गुलामी और दूसरा अंग्रेजों के द्वारा दी गई गुलामी के वो वर्ष। आज मैं उसके आसपास दो वस्तुओं को लेकर आपके बीच में आया हूं। दो इतिहास के इन पन्नों को मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। कुछ पुस्तकें मेरे पास इतिहास की हैं। स्वतंत्र भारत की राजनीति का संक्रमण काल, आप इस पुस्तक को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिए। और ये पुस्तक, और दूसरा भारत का द्वितीय स्वातंत्र्य समर, ये पुस्तकें, आज मैं इन दोनों का संदर्भ लेकर ये बात आपके साथ साझा करूंगा कि आखिर स्वतंत्र भारत की बात हम करते हैं, स्वाधीन भारत की जब हम बात करते हैं, उसके पीछे किस प्रकार का तेज बल था, किस प्रकार का साहस था, किस प्रकार का शौर्य था हमारे बलिदानियों का। सर्वप्रथम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, भारत स्वाभिमान की ओर से भारत के उन अनगिनत वीर सेनानियों को, शहीदों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनके सांसों की भेंट के साथ, जिनके बलिदान के कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं, कितना गौरव है। और जब परतंत्र थे तो क्या व्यथा होती थी, कह नहीं सकते, स्पीचलेस। एक जिजीविषा होती है, जीने की एक उत्कट इच्छा होती है, एक स्वाभिमान की इच्छा होती है। अनगिनत बलिदान के बाद भारत आजाद तो हुआ, परंतु भारत की आजादी अधूरी थी। आजादी को भीख न समझो कीमत दी है और देकर अपना लाल लहू ये रंगत ली है। आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है, देशभक्त वीरों को फिर से पुकार रहा है। आजादी की ज्योति सुभाष बोस ने जलाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। आजादी को भीख ना समझो कीमत दी है। मैं इस बात को आपके साथ इसलिए साझा करना चाहता हूं क्योंकि इतिहास पढ़ाया जाता है कि भारत को आजादी तो अहिंसा से मिल गई, महात्मा गांधी जी के चरखे की वजह से मिल गई। हां, उस चरखे का बहुत बड़ा योगदान है, स्वदेशी आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी जी के योगदान को हम कम करके नहीं आंक सकते, परंतु यह भी कह देना मुझे लगता है अतिशोक्ति होगी कि दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। वो कांग्रेस जो भगवान राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, उसके सबसे बड़े पुरोधा आइडियल महात्मा गांधी भगवान राम को किस प्रकार स्मरण कर रहे हैं और उनके विषय में
क्या क्या चिंतन किया करते हैं, वो कैसे दर्शन क्या पढ़ा करते थे, कैसे गीता का अध्ययन किया करते थे, योग दर्शन का किस प्रकार का उनका अध्ययन था। मैं इसको इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि साबरमती की बात आई है और साबरमती आश्रम में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, इसके अनुपालना का कड़ाई से पालन करने के लिए विधान था। आज हम बात करते हैं भारत की आज़ादी की। भारत की आज़ादी के उस बड़े पुरोधा ने स्वतंत्रता समर में समर्पित होने वाले उन बलिदानियों को सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पाठ भी पढ़ाया था। उनके योगदान को हम नमन करते हैं, परंतु ये भी मैं इस बात से आपको विस्मृत नहीं होने देना चाहूँगा, इतिहास को आपके पास दोबारा लेकर आना चाहूँगा कि उस स्वतंत्रता के आंदोलन में जहाँ महात्मा गांधी को याद करते हैं, वहाँ सुभाष बाबू को याद करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। मैं अपनी बात, अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, बात करता हूँ भारत के द्वितीय स्वातंत्र्य समर की। यह पुस्तक पुरुषोत्तम नागेश ओक की है और ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आज़ाद हिंद फौज की कहानी। आप यदि इसको पढ़ना चाहेंगे तो ये हमारे जो साथी हैं पुरुषोत्तम नागेश ओक, ये मुंबई विश्वविद्यालय के बहुत प्रख्यात प्राध्यापक रहे हैं और मैं उसकी चर्चा, कुछ पृष्ठ मैंने आपके लिए चयनित की हैं, मैं उसके साथ आपको साझा कर देता हूं। सुभाष चंद्र बोस की बात आती है तो रास बिहारी बोस कौन थे? दोस्तों मित्रों, आईएनए की बात आती है, जब बात आती है आज़ाद हिंद फौज की, तो आप रास बिहारी बोस को भूल नहीं सकते। देखिए शब्दों में क्या लिखा है, इसके बाद श्री सुभाष चंद्र बोस श्री रास बिहारी बोस के साथ 2 जुलाई 1943 को वायुयान से सिंगापुर आए। विमानपत्तन पर उनके स्वागत के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल भोंसले तथा 8-10 प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। आज़ाद हिंद फौज की टुकड़ी ने वहां सैनिक सम्मान दिया सुभाष चंद्र बोस को। अर्थात 2 जुलाई 1943 तक उस आज़ाद हिंद फौज की सेना की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल भोंसले और उसका नेतृत्व कर रहे थे रास बिहारी बोस। और 2 जुलाई 1943 को वायुयान से वो सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले लेकर आए। ये बात मैं आपको इसलिए साझा करना चाहता हूं। और भारतीय स्वतंत्रता सेना की जब स्थापना की बात आती है तो कहते हैं कि 9 जुलाई 1943 के विराट समारोह में नेताजी ने अपने भाषण में उपस्थित जनसमुदाय से 3 लाख सैनिकों की आवश्यकता की बात कही थी। उससे उत्साहित होकर 10 वर्ष की आयु के किशोरों से लेकर 50 वर्ष तक के प्रौढ़ आयु के लोगों ने सेना में भर्ती होने के लिए अपने नाम लिखवाने शुरू कर दिए और इतनी होड़ लग गई कि रजिस्टर प्रतिदिन खत्म हो जाया करते थे, परंतु भीड़ कम नहीं हुआ करती थी। असंख्य जन सामने आ गए कि हमें इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आईएनए का सदस्य बनकर कार्य करना है। मैं इससे अधिक और कुछ आपके साथ साझा नहीं करूंगा, आपको सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त 3 लाख लोगों की आवश्यकता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बताई थी। अंग्रेजों के साथ उस लड़ाई को लड़ने के लिए, भारत को इस सारी विदेशी मानसिकता से मुक्त करने के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य की दासता से मुक्त करने के लिए। परंतु भारत को किस प्रकार लूटा गया, किस प्रकार भारत को तोड़ा गया, इसके विषय में यदि हम बात करना शुरू करें तो एक शब्द आपको याद आएगा, फूट डालो और राज करो नीति। भारत को किस प्रकार तोड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा, इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको लेके चलता हूं पंजाब में। ये इतिहास जो बता रहा है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में पश्चिम बंगाल का, जो ओडिशा प्रांत का क्या योगदान है, ये एक पक्ष आपको दिखाई दे रहा है। एक दूसरा पक्ष पंजाब का, बड़े स्तर पर इस आंदोलन में अपनी आहुतियां देने वालों की बात की जाती है। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की बात आए और कांग्रेस की बात ना आए, समझ में नहीं आता। और कांग्रेस क्या कहती है, ये मैं कांग्रेस के इतिहास को लिखने वाले उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, ये उनकी पुस्तक है कांग्रेस का इतिहास। ये 3 वॉल्यूम में हमारे पास है और मैं इसके माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि बी पट्टाभी सीतारमैया क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 85%
लोग आर्य समाज या आर्य समाज की विचारधारा, महर्षि देवदयानंद की विचारधारा से प्रभावित लोग थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस का इतिहास कह रहा है। तो दूसरी बड़ी बात की, यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे तो एक नाम सबसे पहले याद आएगा तो कांग्रेस का याद आएगा, और दूसरी बड़ी बात आपको ध्यान में आएगी तो आर्य समाज आंदोलन की बात याद में आएगी। और यदि हम तीसरी बड़ी बात की बात करेंगे, पंजाब और उधर पूर्वोत्तर में यदि हम बात करें तो बंगाल की बात सब आपके ध्यान में आएगी। ये जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्य हैं, इधर से मराठा साम्राज्य की बात आएगी, और उधर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक के क्षेत्र की सबकी आपको चर्चा याद आएगी। हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की बात आएगी, बिठूर की बात याद आएगी, नागपुर की बात आएगी याद में, किस प्रकार का आंदोलन वहां पर हुआ करता था। एक कुछ चीजें आपको स्मरण करवाने के लिए बता रहा हूं। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की बात आपको याद आएगी, किस प्रकार जनरल डायर ने वो सारी हत्याएं की थी, और उसके विरोध में जो खड़े हुए लोग थे वह आर्य समाज से कैसे प्रभावित थे। आर्य समाज के दो पंक्तियां थीं, एक गुरुकुल और दूसरा डीएवी शिक्षण संस्थाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थाएं स्वामी श्रद्धानंद संचालित कर रहे थे, जो महात्मा गांधी के साथ चल रहे थे, और इधर महात्मा हंसराज के साथ डीएवी आंदोलन चल रहा था। और डीएवी आंदोलन से प्रभावित नेशनल लॉ कॉलेज, नेशनल कॉलेज, लाला लाजपत राय उससे जुड़े रहे, और उसके साथ लाला और सरदार किशन सिंह का परिवार अर्थात भगत सिंह उससे जुड़े रहे। तो शहीद आजम भगत सिंह का भी कहीं ना कहीं आर्य समाज और डीएवी के साथ गहरा संबंध था। आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, समय आएगा तो उसकी चर्चा भी करूंगा। परंतु आज मैं जो जिस बात को लेकर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, इस 75वें स्वाधीनता समारोह के अवसर पर आज इतने ऐतिहासिक दस्तावेज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वह है स्वतंत्र भारत की राजनीति का संक्रमण काल। जनसंघ की बात करें, बलराज मधोक का नाम सामने आएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यदि भाजपा की बात कर रहे हैं, जनसंघ की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस की बात करें तो गुरुजी का नाम अवश्य आएगा, और उनके साथ मिली हुई उस प्रकार की किस प्रकार उस वक्त राजनीतिक स्थितियां थी और किस प्रकार वहां का मंतव्य था, मैं इसको आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखिए, आर्य समाज के साथ संबंध रखने वाले में लाला बलराज का नाम आता है, बलराज मधोक का नाम आता है, परंतु मैं आज उसकी चर्चा ना करते हुए अभी मैं आर्य समाज के साथ साथ पंजाब की बात करना चाहता हूं। पंजाब में किसकी बात करना चाह रहा हूं वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। पंजाब की राजनीति और उसमें एक बड़ा जो योगदान था, पंजाब की स्वतंत्रता आंदोलन दो पक्षों में मैं आपके साथ साझा करता हूं। एक आंदोलन जो कभी मुगलों के खिलाफ लड़ा गया था, पंजाब को आजाद करवाने का जो आंदोलन लड़ा गया मुगलों के खिलाफ, उसका नेतृत्व बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर की जब बात आती है, उनके साथ जिस प्रकार की यातनाएं आई, बस स्वतंत्रता स्वाधीनता के सांस लेने वाले लोग उसकी केवल पीड़ा अनुभव कर लें, केवल ध्यान में ले आए तो उन्हें ध्यान में आएगा कि इस तिरंगे में जो केसरिया रंग है उसकी क्या कीमत है। उन किसानों की कुर्बानियां याद आएंगी, बिठूर की कुर्बानी याद आएगी तो ये हरा रंग आपको याद आ जाएगा। महात्मा गांधी की उस अहिंसा आंदोलन की बात आएगी तो यह सफेद रंग आपको याद आ जाएगा, और यह नीला रंग, यह जो चक्र है अशोक का, यह आपको भारत की विविधता, भारत की संप्रभुता और भारत की विराट सैन्य शक्ति का, समृद्धशाली वैभवशाली संस्कृति का परिचय मात्र करवा देगा। यह चक्र घूम रहा है, ये घड़ी की सुइयां घूमकर आएंगी वहीं पर ही। भारत फिर पुनः विश्वगुरु बनेगा, भारत अपनी संस्कृति को पूरा विश्व पर स्थापित करेगा और पूरा विश्व उसका अनुसरण करेगा। ये होना है आज नहीं तो कल। उसमें आप और हम कितना योगदान दे पाते हैं, देखने की बात तो केवल इतनी ही है। देखिए, मैं इस कुछ शब्दों को आपके साथ साझा कर रहा हूं। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की देन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव से अंग्रेज समझ गए थे कि उन्हें भारतीय साम्राज्य को अंदर से चुनौती हिंदू ही देंगे, और मुसलमानों के हित उनके अपने हितों से मेल खाते हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं को कमजोर करने के लिए उनमें जाति, बिरादरी और पंथ के आधार पर तोड़फोड़ और फूट डालने की नीति अपनाई। पंजाब के आंदोलन में आपको ध्यान होगा कि पंजाब में
जब यह आंदोलन चल रहा था, उससे पहले जो सिख धर्म की स्थापना हुई, उसमें हिंदू परिवार के बड़े बेटे को सिख बनाया जाता था, गुरुओं की परंपरा को आगे चलाने के लिए बनाया जाता था। परंतु वह केशधारी सिख भाई हमारे, जो हमारे ही परिवार का बड़ा बेटा होता था, और उसको ही अपने परिवार के छोटे बेटे से लड़वाने का काम सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया। और ये दस्तावेज कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और कह रहे हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी थी। कहा जा रहा है कि एक पंजाब एक स्वतंत्र सिख राज्य था। 1848 में अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार में आने से पहले पंजाब एक स्वतंत्र सिख राज्य था। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा निर्मित सतलुज नदी से सिंध नदी के उस पार पेशावर और खैबर के दर्रे तक, आप समझ लीजिए पेशावर और खैबर कहां हैं, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं साहब। पेशावर की बात आ रही है, खैबर के दर्रे की बात आ रही है। इतने बड़े साम्राज्य से लेकर कहां तक महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य था, तो कह रहे हैं लद्दाख तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसकी सेना नेपोलियन की सेना के कुछ फ्रेंच जनरलों द्वारा प्रशिक्षित थी। इसके सेना नेपोलियन के सैनिकों द्वारा प्रशिक्षित थी। इसमें सरदार गुलाब सिंह, हरि सिंह नलवा, ये महाराजा रणजीत सिंह के विख्यात सेनापति थे। इनके उत्तराधिकारियों की एक एक करके हत्या करवा दी गई, जिसमें राजा ध्यान सिंह, राजा गुलाब सिंह। आज जो कश्मीर की समस्या है, ये पूरा क्षेत्र कभी महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र था। जो लोग आज कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, ये मूलतः सिखों के शासक के रूप में जाना जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र है। हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये बहुत बहुत गंभीरता से इस बात को आगे बढ़ाने की बात है कि पंदा वीर वैरागी को पंजाब को मुस्लिम सत्ता से मुक्त करवाने के लिए अपने मिशन को पूरा करने का काम किया था, परंतु उन्होंने किस प्रकार 800 साथियों और उनके बेटे को तलवार के माध्यम से शहादत के घाट उतार दिया था, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने एक एक करके महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों को, सिपा सलारों को, सैनिकों को, उनके सेनापतियों को मारने का काम किया। और जो एक बड़ा आंदोलन उठा, उसमें पंजाब की एक बड़ी भूमिका है। स्वतंत्रता के आंदोलन में हमें, जहां महाराजा रणजीत सिंह को हम याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, वहां वीर बंदा सिंह बैरागी को याद करते हैं और सिख परंपरा को नमन करते हैं, हमारी गुरु परंपरा को नमन करते हैं। सरदार भगत सिंह ने उस परंपरा को गौरवान्वित किया। भारत अपने स्वाधीनता आंदोलन में इस 75वें वर्ष में इस बात को कभी ना भूले कि अंग्रेजों की वह नीति आज भी चलाई जा रही है। अंग्रेजी मानसिकता को जीने वाले लोग आज भी फूट डालो और राज्य करो नीति कर रहे हैं। कभी हमें भाषा के नाम पर लड़वाते हैं, कभी जाति के नाम पर लड़वाते हैं, कभी प्रांतवाद के नाम पर लड़वाते हैं। मुझे लगता है भारत को इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। 75वां स्वाधीनता दिवस तभी सार्थक हो पाएगा जब हम भारत की गुलामी के कारण जानेंगे। मैं भारत की सरकार से भी और आप सबसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं, हम स्वाधीनता का आंदोलन, स्वाधीनता के 75 वर्ष अवश्य मनाएं, परंतु ये भी ध्यान में रखें कि क्या हमने आज़ादी पूरी प्राप्त कर ली? क्या व्यवस्थाएं पूर्णतः स्वाधीन हो चुकी हैं? क्या आज भी हम अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम नहीं हैं? क्या आज भी शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेजी व्यवस्था प्रभावी नहीं है? क्या आज भी विदेशी मानसिकता हमारी रक्षा व्यवस्था में, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में, हमारी अर्थव्यवस्था में दिखाई नहीं देती? भारत को विदेशी गुलामी से हमें मुक्त करना है, भारत को स्वाधीन बनाना है, परंतु यह संकल्प हमें अवश्य लेना होगा कि भारत को स्वाधीन बनाने के लिए उसको आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना आवश्यक है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का संकल्प है, भारत स्वाभिमान का संकल्प है। एक सपना देखा है हमने पतंजलि योगपीठ ने कि हमारा भारत एक दिव्य भारत होगा। दिव्य भारत मतलब आध्यात्मिक उन्नति से युक्त भारत होगा, जहां भारत का एक एक बच्चा प्रातःकाल सुबह उठेगा, योग करेगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ के वैदिक ऋचाओं के मंत्रों से यह पूरा राष्ट्र गुंजायमान होगा। एक ऐसे भारत का सपना, एक भव्य भारत का सपना, जहां सब लोग एक साथ मिलकर उन्नति करेंगे। केवल मात्र गरीब और गरीब होता चला जाए, अमीर और अमीर होता चला जाए,
यह असमानता, आर्थिक असमानता, ये शोषित वंचित समुदाय को एक तरफ पछाड़ने की जो राजनीति है, इससे मुक्त होकर सबको साथ कैसे लेकर आगे बढ़ा जाए, यह भारत का निर्माण, इस प्रकार के भारत के राम राज्य की कल्पना परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने देखी है। और हम सब लोग, हम सब कार्यकर्ता मिलकर इस सपन को पूरा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान देंगे। देखिए, नदियों को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, आप नदियों को गंदा करना बंद कर दीजिए। बस नदियों में पॉलिथीन और गंदी गंदी वस्तुएं फेंकना बंद कर दीजिए। क्या ये हम कर सकते हैं? नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी, नदियों में इतनी शक्ति है, वो अपने आप साफ हो सकती हैं। हमने इस जड़ी बूटी दिवस पर, श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस पर अनेकों पेड़, मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं और यह संख्या मुझे लगता है 75 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। दोस्तों मित्रों, हमें जंगल लगाने की आवश्यकता नहीं है, जंगल तो स्वयं उग जाएगा। अरे हम पेड़ काटना बंद कर दें। इधर से हम मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं, उधर से लोग काट के ले जाते हैं। मैं देखता हूं, हमने अपने घर के पास ही मैंने नीम का पौधा लगवाया, बड़ी मुश्किल से देखा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बड़ा हुआ। लोगों ने उसकी एक टहनी काट के ले गया, कोई दूसरी टहनी काट के ले गया, लोग काट के ले गए। अरे भैया, मेडिसिनल प्लांट हैं, उसको, उसके पत्ते का उपयोग कर लीजिए। थोड़ी बहुत यदि आपको दातुन करनी है तो साइड की टहनी तोड़ लीजिए। बिल्कुल ही आप सामने से मेन तना ही तोड़ लेंगे तो कैसे बढ़ पाएगा? यही बात है, भारत को अग्रसर करने के लिए नीति को अपनाना होगा। केवल मात्र हम गंदगी फेंकना बंद कर दें, स्वच्छता तो अपने आप हो जाएगी साहब। केवल मात्र हम राष्ट्र भक्त हो जाएं, राष्ट्र भव्य अपने आप ही हो जाएगा। हम आध्यात्मिक जीवन जीने लगे, योग और यज्ञ करने लग जाएं, भारत तो दिव्य अपने आप ही हो जाएगा। आइए हम संकल्प लें कि हम योग और यज्ञ करेंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत को भव्य करेंगे। 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, दिल भर वतन हमारा, दीनों धर्म हमारा, ये हमको जान से प्यारा, हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये मिट्टी है बलिदान की। इसके साथ ही मुझे कभी कभी अचरज होता है, पहले लोग कसम खाया करते थे, धरती माँ की कसम। आज तो कसम सुनने को भी मेरे कान तरसते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम कबड्डी खेला करते थे, बाडी खेला करते थे, वॉलीबॉल खेला करते थे, आपस में कई बार झगड़ा हो जाता था, तो धरती माँ की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। आज वो कस्में ही बंद हो गई हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, ये धरती हमारी माता है। यह संदेश, यह संकल्प पतंजलि का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्र भक्त एक एक कार्यकर्ता ले और इस आहुति को देते हुए अपने जीवन को अग्रसर कर ले। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदं नमः। ओम शांतिश शांतिश शांति।